हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर करेंगे। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या पूरे 50 है और मैं आज आपको टारगेट दे रहा हूं 38 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। 38 प्लस क्वेश्चन राइट करने का आपको टारगेट मिला है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? किसी भी प्रश्न के आंसर के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? Which is the smallest continent of the world? आंसर मैच करिए। क्या सभी यहां पे ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। एशिया आप सभी को पता है पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। शहर कटक किस नदी के किनारे स्थित है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The city Cuttack is situated on the banks of which river? आंसर करिए। शहर कटक किस नदी के किनारे स्थित है? क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? महानदी जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया? When was the national anthem sung for the first time? National song sung for the first time. जल्दी से बताइए, आंसर मैच करिए। क्या सभी यहां पे ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। 1911 हम डिस्कस कर चुके हैं। 27 दिसंबर 1911 पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम? ऑप्शन सामने स्क्रीन पर हैं। किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी हमें मैथ्स और रीजनिंग वो भी सॉल्व करना है। राइट? कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? हु गैव द स्लोगन आराम हराम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हां जी, आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन बी को आंसर बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, उनका आंसर करेक्ट है। आराम हराम का नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 स्क्रीन पर। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द ओनली प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड? आंसर करिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, बताइए। तो देखिएगा, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन ए क्या सभी ने आंसर दिया है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आंसर करिएगा। विच इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तीनों डिस्कस करेंगे। देखिए, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। साथ में कानपुर भी ध्यान रखिएगा। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। एक क्वेश्चन और पूछता है एग्जाम में, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो यह ध्यान रखिएगा, कोयंबटूर। कोयंबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने।
भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? इन विच ईयर डिड इंडिया गेट द फर्स्ट नोबेल प्राइज? आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर करेंगे? तो देखिए, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। और गीतांजलि किसकी कृति है? तो गीतांजलि जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है, यानी कि पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, रामचरितमानस किसने लिखी थी? हु रोट रामचरितमानस? ऑप्शन सामने स्क्रीन पर हैं। अगर समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं। देखिए, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन बी को आंसर किया है? अब देखिए, वाल्मीकि, ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। क्लियर है? वेद व्यास आप सभी को पता है। महाभारत और भगवत गीता की रचना किसने की है? तो वेद व्यास ने की है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है किसकी खान के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, जल्दी से आंसर करिए। हां जी, देखिएगा, पन्ना जो है यह यह हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित एक शहर है जो कि हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर करिए। हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? क्या आंसर करोगे? तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन आपका यहां पे बी जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 में हुई थी। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट द वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड? जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे इस प्रश्न का? तो देखिएगा, विश्व मानव अधिकार दिवस जो है यह आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी क्या सभी ने आंसर किया है? साथ में 9 जनवरी आप सभी को पता होना चाहिए, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे, राइट। 15 मार्च और इंपॉर्टेंट है, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस? क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर करिएगा। ऑप्शन सामने स्क्रीन पर अवेलेबल हैं, इनमें से आपको आंसर करना है। तो देखिए, प्लासी का युद्ध जो है यह 1757 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर है यहां पे। साथ में ध्यान रखिएगा, 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1764 में हुआ था। 1761 आपको सभी को पता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। इन विच ईयर बिम्स्टेक वाज इस्टेब्लिश्ड? आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे? देखिए, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई? वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी परमाणु अनुसंधान केंद्र हैं ये सभी की सभी आपके आर्मी अग्निवीर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऑप्शन सामने स्क्रीन पर हैं। वेयर वाज द इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश्ड? बिल्कुल करेक्ट आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं कलपक्कम, उनका आंसर करेक्ट है।
इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया? कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित किया गया। तो यहां पे आपका जीके का सेक्शन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं साइंस की तरफ। क्वेश्चन 16 से 30 तक, अगले 15 क्वेश्चन। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, इसका आंसर करिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट में सभी को स्कोर सेक्शन वाइज कमेंट करना है कि सेक्शन ए में आपने कितने राइट किए हैं, सेक्शन बी में कितने राइट किए हैं, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। आप हमारा ये वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट करिएगा, और आपका जो फिजिकल है वो कितने नंबर का है ये भी कमेंट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन आपका ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डायनामाइट की खोज 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, जिनकी स्मृति में नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? व्हाट इज अ कुलिज ट्यूब यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड? ऑप्शन सामने है, आंसर करिएगा। आंसर मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? कुलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरणों के प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है जी। पायरोमीटर किसे मापने में प्रयुक्त किया जाता है? व्हाट इज अ पायरोमीटर यूज्ड टू मेजर? आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? आंसर मैच करते जाइएगा। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? आंसर करिए जी, क्या आंसर होगा इसका? हु इंट्रोड्यूस्ड द फोर्थ डायमेंशन इन फिजिक्स? भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? आइंस्टीन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? सामान्य स्तर पूछा है आपसे, तो वैसे आपको एक डायरेक्टली चीज बता दें कि कोलेस्ट्रॉल जो है वह आपका 200 mg% से कम होना चाहिए। यह आपका एकदम सामान्य स्तर होता है, राइट। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे, 180 से 200 mg%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, सामने स्क्रीन पर है। न्यूरॉन किसकी इकाई है? न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ व्हाट? आंसर करिए, क्या आंसर करोगे? न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो देखिए, क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र आपका करेक्ट आंसर है। साथ में किडनी यानी कि वृक्क का भी ध्यान रखिएगा। इसकी इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है इसकी इकाई? नेफ्रॉन है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 नंबर का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डियां कहां पाई जाती हैं? व्हाट आर द बोन्स कॉल्ड फिबुला एंड टिबिया फाउंड? देखिए, फिबुला एंड टिबिया पैर में पाई जाने वाली हड्डियां हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है ना? क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके एग्जाम के लिए, जल्दी से आंसर करिए। कैल्सीफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? देखिए, कैल्सीफेरॉल जो है यह विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। विटामिन ई का भी ध्यान रखिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है जी? टेकोफेरॉल है। टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फेरिक्विनॉल है। फेरिक्विनॉल। विटामिन सी का आप सभी को पता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट। ये जितने भी जनक वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके आविष्कार से पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। रसायन विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? आंसर करिएगा जल्दी से। देखिए, रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को बोला जाता है। क्या ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं सभी? ऑप्शन ए आपका राइट है। थियोफ्रेटस को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस आप सभी को पता होना चाहिए, चिकित्सा विज्ञान के जनक। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? तो यह बोला जाता है हिप्पोक्रेटस को। और अरस्तु की बात करेंगे तो जंतु यानी कि जीव विज्ञान के जनक। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? हु गैव द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। आंसर सभी का चाहिए, आंसर करिए। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन स्क्रीन पर हैं जी। देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए जो आंसर देंगे उन सभी का आंसर करेक्ट होगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हिमेटोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? हिमेटोलॉजी इज द स्टडी रिलेटेड टू। हिमेटोलॉजी आपका रक्त से संबंधित अध्ययन है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, तांबा का शत्रु तत्व क्या है? व्हाट इज द एनिमी एलिमेंट ऑफ कॉपर? गंधक, सिल्वर, सीसा, सोना। हां जी, आंसर करिए। क्या आंसर करेंगे? तांबा का शत्रु तत्व क्या है? तो आपको गंधक आंसर करना है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को सभी ने आंसर दिया होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, बताइए। और थोड़ा सा क्वेश्चन ये मिसप्रिंट है। उगते और डूबते समय सूर्य के जो आसपास का एरिया है वो हमें लाल प्रतीत होता है, राइट? तो ये होता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन आपका बी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द हाइएस्ट इनफ्रैक्शन इंडेक्स? देखिए, हम बात करेंगे अपवर्तनांक की, तो यहां पे बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक जो है यह सबसे कम होता है। अब इसका उल्टा देखिए, अगर हम बात करेंगे तरंग दैर्ध्य की, क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बनता है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और कम होता है? तो जो लाल रंग है इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो है यह सबसे कम होता है। रीड, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? जल्दी से आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। क्या आंसर करेंगे? किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं दोनों, उनका आंसर करेक्ट है जी। आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों में ही धातुई चमक पाई जाती है। तो यहां पे आपका सामान्य विज्ञान का भी सेक्शन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं, अगले 15 क्वेश्चन आपके मैथ से रहेंगे। और देखिएगा, यहां से बहुत सारे स्टूडेंट वापस चले जाते हैं, तो उन सभी को बता दें कि आपको पेपर में भी मैथ करके ही आना पड़ेगा। पेपर में आप मैथ छोड़कर नहीं जाओगे, तो यहां पर भी मैथ सभी को कंप्लीट सोल्व करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी विद्यार्थी कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, सभी को कॉपी पेन पर ही सोल्व करना है और अपनी प्रैक्टिस और अच्छे से अच्छी करनी है, राइट? 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, 709 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए?
बताइए जी क्या आंसर करोगे। 709 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो अगर मैं 27 का स्क्वायर करता हूं तो यहां पे 729 बनता है, राइट। 709 में सबसे नजदीक स्क्वायर तो 729 ही है, यानी कि अगर मैं 709 में 20 और ऐड कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, 729 बन जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा। सभी का क्लियर है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 49 है। यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः 75, 30, 62, 21 हैं तो पांचवी खिलाड़ी ने कितने रन बनाए होंगे, यह आपको बताना है और जल्दी से सॉल्व करिए। जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत कितना है, 49 है। यहां पे सोल्व कर लें, दिखाई दे रहा है ना। देखिएगा अगर हम 5 को 49 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट। क्वेश्चन सभी को क्लियर है। तो 5 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 45 का 5, हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24, 245 बनता है, राइट। अब बोल रहा है कि जो पहले 4 खिलाड़ी हैं उनके रन क्या हैं, 75, 30, 62 और 21 हैं। यानी कि जो पहले 4 खिलाड़ियों के रनों का टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 5 8, राइट। ऐसे आगे करेंगे तो 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 7 करेंगे तो ये आपका 18 बन जाएगा, 188, राइट। 5 खिलाड़ियों के रनों का टोटल कितना है, 245 है। पहले 4 खिलाड़ियों के रनों का टोटल कितना है जी, 188 है। अगर हम 245 में से 188 को माइनस कर दें तो पांचवें खिलाड़ियों का रन आ जाएगा आपके सामने। 15 में से 8 गए 7, क्लियर। 13 में से 8 गए, 13 में से 8 माइनस करिए 5, यहां पे 57, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए, शेष के 75% छात्रों को ग्रुप बी और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। सोल्व करिएगा जल्दी से, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जी। आप चाहिए तो मैं इसको छोटा कर सकता हूं अब, और इसको छोटा करके हम इसको साइड में भी कर सकते हैं, राइट, ताकि हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक प्रॉपर स्पेस जो है वो मिल जाए। अब करिए इस क्वेश्चन को सोल्व, क्या आंसर होगा इसका। हां जी, तो देखिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एक कॉलेज में 40 छात्रों को ग्रुप ए, माना मैंने कॉलेज में कितने छात्र हैं, टोटल 100% छात्र हैं। इसमें से जो 40 छात्र हैं, 40% छात्र हैं, उनको तो ग्रुप ए मिल गया जी। अब कितने बचे हैं छात्र यहां पे, अब यहां पे छात्र बचे हैं 60%, राइट। शेष के 75% छात्रों को ग्रुप बी, शेष बचा है आपके सामने 60%, इसका 75%, 60 का 75% निकालिए, कितना बनेगा, 6 7 42 और 3 45, यानी कि 60% में से जो 45% हैं वो क्या है, 60 में से जो 40 है, सॉरी जो 45 है आपके सामने, उतने बच्चों को क्या मिला है, ग्रुप बी मिला है, राइट। अब इस 60% में से 45 माइनस हो गया तो आपके सामने अब कितना बचा है, टोटल 15% बच गया, राइट। और इन 15% की संख्या दे रखी है आपको 12, यानी कि शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी मिला है। यानी कि 15% की वैल्यू आपको कितनी दी है, 12 दी है। हमको क्या निकालनी है, ग्रुप के आवेदन करने वाले छात्रों की कुल संख्या, यानी कि हमको 100% की वैल्यू निकालनी है टोटल। 15% की वैल्यू 12 है, हमको निकालनी है 100% की वैल्यू, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आपका बन जाएगा 1200 डिवाइड बाई 15। आगे हम इसको सोल्व करेंगे
तो 15 8 120, 80 यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34 स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए कि यदि 6a इज इक्वल टू 5b तथा 5b इज इक्वल टू 6c हो तो a रेशो c का मान बताओ। जल्दी से करिए जी, कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं यहां पे रेशो लिख लेता हूं। रेशो देखिएगा, a रेशो b रेशो c। क्लियर है सभी को? अब यहां पर कुछ विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि जो a की वैल्यू 6 मान लेते हैं, जबकि ये क्या है 6 इंटू ए है, राइट। अब क्योंकि यहां पे दो ही संख्याएं दे रखी हैं तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या है जी, इसके सामने वाली है 5, b की वैल्यू क्या है, इज इक्वल के सामने वाली 6, तो a की वैल्यू 5 लिखेंगे, यहां पे b की वैल्यू हम 6 लिखेंगे। ऐसे ही इस केस में भी होगा, b की वैल्यू क्या है 6 है तो b के नीचे 6 लिख देंगे। रेशो c की वैल्यू क्या है 5 है तो c के नीचे हम 5 लिख देंगे। अब हमको रेशो बनाना है और मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं ये क्वेश्चन कि हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन जाएगा रेशो, फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 बनेगा रेशो, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बन जाएगा। तो यहां पे 30 36 और 30 क्या है आपका ए बी सी का रेशो है। हमको ए और सी का रेशो निकालना है। ए का रेशो कितना है जी 30 है, सी का रेशो कितना है 30 है, कैंसिल करेंगे तो 1:1 आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है? हां जी, सभी को क्वेश्चन क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 सामने स्क्रीन पर। 22% की छूट के बाद एक वस्तु को 6552 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। अंकित मूल्य क्या होता है? आपका मार्क प्राइस होता है, राइट। इसको सोल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इंटू 100। अब यहां पे क्योंकि छूट दी है तो हम क्या कर देंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कर देंगे। ये आपका क्या है अंकित मूल्य निकालने का फॉर्मूला है, सिंपल सा। अब यहां पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 6552, गुणा क्या करेंगे 100 करेंगे, राइट। डिवाइड बाई 100 में से हम 22% को माइनस करेंगे तो यहां पे आपका 78% बचेगा। इसको सोल्व कर दीजिए और आपका आंसर आपके सामने है। इस इक्वेशन को हम जैसे ही सोल्व करते हैं, देखिएगा 13 से कैंसिल करेंगे, 13 छिके 78, आगे देखिए 13 पंजे 65, 13 चौके 52, राइट। फिर 6 से सोल्व करेंगे हम यहां पे 6 8 48, 6 चौके 24, 84 को 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहां पे आपका 8400 वैल्यू आएगी, ऑप्शन सी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए और सभी को मेरे से पहले क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करना है ना। ऐसे नहीं कि मैं क्वेश्चन को सोल्व करता जा रहा हूं और आप बस बैठ के देखते रहो। कैलकुलेटर भी कोई यूज नहीं करेगा, सभी विद्यार्थी क्वेश्चन को मेरे से पहले सोल्व करने का प्रयास करेंगे। लीजिए सोल्व करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन है कि कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं तो वह काम 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। बताइए मूलतः कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। करिए जी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए वर्क का। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। क्लियर? अब मैंने माना शुरू में कुल कितने आदमी थे? एक्स आदमी थे। शुरू में कितने आदमी थे? एक्स आदमी थे। एक्स आदमी कितने दिन काम करते हैं? 60 दिन काम करते हैं। यानी कि वर्क ये क्या है? एफिशिएंसी इनटू टाइम हो गया, यानी कि ये क्या है? आपका वर्क का फॉर्मूला हो गया, राइट। इसका मतलब क्या है? एक्स इंटू 60 क्या है? ये आपका वर्क है, इज इक्वल टू,
यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाए। आदमी कितने थे पहले हमने x माने हैं, राइट। 8 आदमी और लगाएंगे तो x + 8 हो जाएगा। काम क्या है, 10 दिन पहले पूरा हो रहा है। पहले काम 60 दिन में पूरा हो रहा था, अब काम जो है 50 दिन में कंप्लीट हो रहा है, राइट। सभी को क्लियर दिख रहा है ना? ओके। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे आपका 60x = 50x प्लस यहां पे 400 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखिए ये 50x इधर जाके 60x में माइनस हो जाएगा तो यहां पे 10x बचेगा = 400, राइट। 0 से आपकी 0 कैंसल, x की वैल्यू कितनी है, 40 है। यानी कि प्रारंभ में कितने आदमी काम पर लगाए गए, 40 आदमी काम पर लगाए गए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बताइए क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन बी को आंसर किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी के स्थान की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कर सकता है और वापसी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। पूरी यात्रा की औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको सोल्व करिए कॉपी पेन पर। तो हम लोग बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। लीजिए, अब सबसे पहले आपको औसत गति पता होनी चाहिए। औसत गति के 2 तरीके होते हैं। एक आपको एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy डिवाइड में x + y। जब भी आपको 2 वैल्यूज दी हों, पर x और y क्या है, स्पीड है, राइट। परंतु हमको क्या दे रखा है, यहां पे दूरी भी दे रखी है, इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, एवरेज स्पीड निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा। एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल दूरी डिवाइड बाई कुल समय। कुल दूरी कुल समय, इसको भी लगाएंगे तो भी हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब देखिए पहले केस में हमारी दूरी कितनी है जी, 150 किलोमीटर है, राइट। स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि अगर हम 50 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 घंटे, राइट। दूसरे केस में क्या है, डिस्टेंस हमारा सेम है 150 किलोमीटर और हमको स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम 150 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आपकी 5 घंटे क्या आ जाएगी, टाइम आ जाएगा। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। कुल दूरी कितनी है, 150 किलोमीटर जाता है और 150 किलोमीटर वापस आता है। यानी कि जो टोटल दूरी है वो कितनी है जी, आपकी 300 है, राइट। समय देखिए, कुल समय, एक समय है 3 घंटा, एक समय है 5 घंटा। इनको जोड़ेंगे तो टोटल समय कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां से आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। सोल्व करिएगा, 8 से कैंसिल करते हैं, राइट। 8 तिया 24, 6 0, 8 7 56 और 8 5 40, 37.5। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। पूरी यात्रा में उसकी औसत स्पीड 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन करिएगा। कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितने की 75 से छोटी है, तो संख्या ज्ञात करें। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसको हम बिल्कुल 2 मिनट के अंदर अंदर ट्रिक के साथ कर लेंगे। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे आपको क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है, आपका क्वेश्चन वहीं पे समाप्त हो जाएगा, राइट। अब आपको आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में लेंथी जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो इसी स्टेटमेंट में ही आएगा, बस आपके सामने संख्याएं चेंज होंगी। यानी कि आपको क्या करना है, 31 को 75 में ऐड कर देना है। ऐड करने पे आपका कितना बनेगा, 106 बनेगा और इस 106 को आपको फिर 2 से डिवाइड कर देना है। आपके सामने 53 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। सिंपल है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है।
पिता माता तथा पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की आयु ज्ञात करें। करिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन करिए। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। अब फादर और मदर हैं तो टोटल 2 पर्सन हुए और औसत आयु 35 वर्ष दे रखी है। यानी कि अगर मैं 2 को 35 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फादर एंड मदर की टोटल आयु हो जाएगी 70 ईयर। राइट। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, पिता माता तथा पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पर्सन आपके सामने 3 है। अगर मैं यहां पे 3 को 27 से मल्टीप्लाई कर दूं तो तीनों की आयु का टोटल आ जाएगा इंक्लूडिंग सन, है ना। 7 या 21 का 1, हांसिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 81। अब देखिए आपको पुत्र की आयु बतानी है। हम क्या करेंगे, इस 81 में से जो कि तीनों की आयु है, पिता माता और पुत्र, इसमें से हम पिता और माता की आयु माइनस कर देंगे तो आपके सामने पुत्र की आयु आ जाएगी। पिता और माता की टोटल आयु कितनी है जी, 70 ईयर है। माइनस करेंगे तो जो 11 वर्ष आएगी ये क्या आएगी, आपकी पुत्र की आयु आएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट और 2 क्रमिक छूट क्रमशः 20% तथा 10% के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपए हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? जल्दी से सोल्व करिए जी इस क्वेश्चन को। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व करने का प्रयास करिए। राइट, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य पर 30% की छूट, 30% की छूट देंगे। देखिए माना मैंने अंकित मूल्य क्या है, 100% है। राइट, पहले में क्या किया है, आपको 30% की छूट दी है तो इसमें 30% की छूट देंगे तो ये 70% बच जाएगा। राइट, और दूसरे केस में बोल रहा है कि अगर हम इसको 2 क्रमिक छूट दे दें, एक 20% और एक 10%, उसके बाद जो इन दोनों छूटों का अंतर है वो कितना है, 72 रुपए है। राइट, अब देखिए 100 में हम पहले 20% की छूट देंगे तो आपका 80% बचेगा और इस 80% में फिर 10% की छूट देनी है। 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है। 8% और माइनस कर देंगे तो ये आपका 72% बचेगा। राइट, इन दोनों परसेंटेज के बीच का जो डिफरेंस कितना है, 2% है और इनके विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा है, 72 रुपए दे रखा है। यानी कि 2% की वैल्यू कितनी है जी, 72 है। क्लियर है? सोल्व करेंगे तो 1% का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। हमें अंकित मूल्य बताना है जो कि अपने आप में कितना है, 100% है। यानी कि 1% की वैल्यू 36 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3600 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 7 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं, उसके 2 गुणे काम को 14 दिन में करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी? करिए जी इस क्वेश्चन को सोल्व। देखिए 7 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अगर मैं 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल काम हमारा कितना आ जाएगा, 70 जो है ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। राइट, बोला है उसके दुगुने काम को, 70 हमारा वर्क आया है, इसका दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इसके दुगने काम को 14 दिन में करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी? टोटल काम कितना है जी, 140 यूनिट। कितने दिन में करवाना है, 14 दिन में। अगर हम 140 को 14 से भाग करेंगे तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 10 पुरुष आ जाएगा, है ना। हमको अब 10 पुरुष आंसर मत करिएगा, 10 पुरुष आपका आंसर नहीं है। हमको पूछा है कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। पहले पुरुष कितने थे, 7 थे। अब कितने पुरुष हैं, 10 पुरुष हैं। यानी कि टोटल हमें दिखाई दे रहा है टोटल 3 अतिरिक्त पुरुष और लगाने पड़ेंगे। इसका दुगुना काम
14 दिन में करवाने के लिए। तो 3 यहां पे ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा आपका। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 3, 5 तथा 9 का HCF निकालो। आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं बिल्कुल भी समय नहीं दूंगा आपको सीधा ऑप्शन डी आंसर करना है। 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनके बीच का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जहां पर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो वहां पे कॉमन फैक्टर 1 होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 43 देखिए, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। यह भी सोल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, 360 डिग्री। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लीजिए प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक से क्वेश्चन, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक टेल आने की संभावना क्या होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन 2 सिक्कों की उछालने पर कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो आपको यहां पे लिखना है। अगर मैं 2 सिक्के उछालता हूं तो हो सकता है कि दोनों पर हेड और हेड आ जाए, या फिर दोनों पर टेल और टेल आ जाए, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर दूसरे पे टेल और पहले पे हेड आ जाए। ये 4 आपकी पॉसिबिलिटीज होंगी, राइट। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हैं आपके सामने, 4 हैं। कम से कम एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, एक टेल कहां है, इसमें भी एक टेल आ सकता है, इसमें भी एक टेल आ सकता है, और कम से कम एक टेल इसमें भी आ सकता है। तो टोटल 3/4 यानी कि टोटल 3/4 पॉसिबिलिटीज होंगी कम से कम एक बार टेल आने की। ऑप्शन यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कंफर्म है ना। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन। किसी बहुभुज की 2 भुजाएं बराबर हों उसे क्या कहा जाता है। अगर यह भी क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर तो आप बहुत ही पीछे चल रहे हैं। यह क्वेश्चन तो सोल्व होना चाहिए, नाम से ही पता लग जाना चाहिए कि 2 भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। समबाहु क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। विषम बाहु, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, राइट। न्यून कोण त्रिभुज। सेक्शन डी आपके सामने है, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, इसके बाद आपकी छुट्टी है। और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि इन 50 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। देखिए, कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। शब्द आपको दिया है सप्लीमेंट्री। अब इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एलिमेंट एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर ई की रिपीटेशन 3 बार हुई है और इस सप्लीमेंट्री शब्द में ई केवल 2 ही बार रिपीट हुआ है। यानी कि एलिमेंट ऐसा शब्द है जो इस सप्लीमेंट्री शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, विषम का चयन करें। इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, अपोजिट लेटर वाली सीरीज है, राइट। देखिए, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है ना। ऐसे ही डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है। यहां पे आगे ऑप्शन डी को आंसर करिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी अपोजिट लेटर की सीरीज वाला पेयर जो है वो नहीं कंप्लीट कर रहा है। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 सामने, इसको सोल्व करिए जी। यहां पे आपकी कौन सी वैल्यू आएगी, जल्दी से आंसर करिए। देखिए, 5 + 6 करेंगे तो 11 बनेगा और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, राइट। ऐसे ही 7 + 8 करेंगे तो 15 बनेगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सामने स्क्रीन पर आंसर करिए कि यदि ए का अर्थ योग करना है, सी का अर्थ गुणा है, एफ का अर्थ घटाना है और बी का अर्थ भाग है, तो ये इक्वेशन सोल्व करनी है। डायरेक्टली करेंगे। देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन आपको दे रखी है 3, ए दे रखा है, ए का अर्थ क्या है, योग करना है तो प्लस, आगे दे रखा है आपको 8, ओके। बी का अर्थ क्या है, भाग देना है तो डिवाइड बाई,
आगे आपको 2 दे रखा है। सी का अर्थ क्या है आपको, सी का अर्थ गुणा है तो आगे गुणा कर देंगे, यहां पे 4। और एफ का अर्थ क्या होता है, एफ का अर्थ आपको दे रखा है घटाना, यानी कि -9। बस इसको सोल्व करना है आपको। पर ध्यान रखिएगा इसमें आपको बोर्ड मास लगाना पड़ेगा, यानी कि पहले हम डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर प्लस या माइनस में से आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। 16 और 3 19, 19 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहां पे आपका 10 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 है जी आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए और फिर आपकी छुट्टी है। किक को आपको KCI के दिखा रखा है तो मून को बताना है कैसे लिखेंगे। देखिए ध्यान से, ये जो आपका किक दे रखा है आपको, इसको क्या किया है, उल्टा लिखा गया है, KICK, किक हो गया, उल्टा लिखा है। ऐसे ही आपको मून दे रखा है, इसको उल्टा लिख दीजिएगा MOON, यानी कि NOOM, ऑप्शन बी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आपका आज का पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ा हुआ कैसा लगता है। अगर आपकी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हैं, या फिर हमसे कभी समझाने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आने वाली क्लासेस में उनको सुधारा जा सके, राइट। इन 50 प्रश्नों में टोटल स्कोर कितना हुआ है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करेंगे। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसी वीडियो के। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।